हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। जैसा कि हम समास प्रकरण के पढ़ रहे हैं, उस समास प्रकरण में हमने पढ़ लिया था अव्ययी भाव समास, और आज अपन पढ़ते हैं उसी अव्ययी समास प्रकरण का कर्मधारय समास। कौन सा समास? कर्मधारय समास, जो कि एक तत्पुरुष समास। देखो, आपने मुख्यतः 4 समास पढ़े थे: अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुब्री। तो जो तत्पुरुष समास है उसका एक भेद होता है कर्मधारय समास। कौन सा भेद होता है? कर्मधारय समास। देखिए, ये कर्मधारय समास तत्पुरुष समास का एक भेद है। तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं, एक होता है समानाधिकरण तत्पुरुष और एक होता है व्याधिकरण तत्पुरुष। तो ये जो भेद है ये समानाधिकरण तत्पुरुष में आता है। इसको हम समानाधिकरण तत्पुरुष भी कह सकते हैं, या इसका दूसरा नाम आपका कर्मधारय समास। यानी ये जो आप अब देखो, तत्पुरुष समास को हम विभक्तियों के आधार पे 6 भागों में बांटा था, द्वितीय से सप्तमी तक। उसके अंतर्गत एक विभक्ति बच गई थी, कौन सी? आपकी प्रथमा। तो ये जो कर्मधारय समास है वो उस प्रथमा में आता है। यानी प्रथमा जो होता है ना, द्वितीय तत्पुरुष होता है, उसी प्रकार प्रथमा जो तत्पुरुष है वो क्या है? कर्मधारय समास है। ठीक है, तो कर्मधारय समास। देखो, इसके अंतर्गत ये एक सूत्र लिखा हुआ है, पाणिनि ने दिया है कि तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय। यानी जो समानाधिकरण है, जिसके अंदर समान विभक्तियां हैं दोनों पदों में। आपको बताया था कि प्रत्येक समास के अंदर कितने पद होते हैं? 2, पूर्व पद और उत्तर पद। तो इस समास के अंदर जो पूर्व पद और उत्तर पद होता है उसके अंदर समान विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? समान। यानी समान विभक्ति होने के कारण हम उसको क्या कहते हैं? समानाधिकरण कहते हैं। तो समानाधिकरण तत्पुरुष जो है वो ही क्या है? कर्मधारय है। उसको ही हम क्या कहेंगे? कर्मधारय समास। अब देखो, इस समास में हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? प्रथमा विभक्ति का। किसके अंतर्गत? इस कर्मधारय समास के अंतर्गत, दोनों पदों में। दूसरी बात, ये जो समास है ये आपका एक तत्पुरुष का उपभेद है। इसके अंदर क्या होता है? देखो कि 2 चीज होती है, एक विशेषण विशेष्य का मेल। होता है। सबसे पहले देखो, इसके अंदर क्या होगा? इस कर्मधारय समास की क्या पहचान है? कि इसके अंदर विशेषण विशेष्य का मेल होता है। विशेषण होती है विशेषता, और जिसकी बताई जाए वो क्या कहलाता है? विशेष्य। दूसरा इसमें क्या होता है? देखो, उपमान व उपमेय का मेल होता है। किसका मेल होता है? उपमान व उपमेय का। उपमान यानी तुलना करना। क्या करना? तुलना करना। जो तुलना करेंगे ना, वहां पर उपमान होगा। किसकी करेंगे? उपमेय। यानी किसके, जिसके साथ करते हैं वो तो क्या कहलाएगा? उपमान, और जिसकी करते हैं वो क्या कहलाएगा? उपमेय। तो ये 2 चीज इसके अंतर्गत इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है विशेषण विशेष्य का मेल, और दूसरा होता है उपमान उपमेय का मेल। यहां ये दोनों चीज जहां मौजूद होंगी वो समास आपका क्या कहलाएगा? कर्मधारय समास। यानी पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य। इसमें पूर्व पद और उत्तर पद, वही बात है, पूर्व पद उपमान और उपमेय जहां होगा वहां पर हमेशा क्या होगा? विशेषण विशेष्य। अब देखो, तीसरा इसके अंतर्गत क्या होता है कि इस कर्मधारय समास के अंतर्गत चाहे विशेषण विशेष्य हो चाहे उपमान उपमेय हो, दोनों पदों में समान विभक्ति होती है। दोनों पद कौन कौन से? विशेषण विशेष्य हो चाहे उपमान उपमेय हो, दोनों पदों के अंतर्गत क्या होगी? समान विभक्ति। समान विभक्ति यानी दोनों में एक जैसी विभक्ति। कौन सी?
जैसे मैं शुरू में कह रहा था प्रथम विभक्ति में ये चलता है, तो दोनों पदों के अंतर्गत चाहे विशेषण हो चाहे विशेष हो, दोनों पदों में क्या होगी, समान विभक्ति जो है वो इसके अंतर्गत होती है। चौथा इसमें क्या होता है, देखो उपमान के साथ, उपमान के साथ इव या एव का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, इव। ये देखो दोनों क्या है, योजक शब्द है, इव या एव। इव का मतलब होता है समान, एव का मतलब होता है ही। ये किसके साथ जुड़ेंगे, उपमान के साथ हमेशा। कब जुड़ेंगे, जब अपन इस समास का विग्रह करेंगे, उपमान उपमेय को जब अलग अलग करेंगे ना, विग्रह करेंगे, तब इन दोनों का क्या होगा, इसके अंतर्गत इव का प्रयोग किया जाएगा। उपमान के साथ इव यानी समान, एव यानी ही। तो इव का प्रयोग करेंगे या किसका हम प्रयोग करेंगे, एव का प्रयोग करेंगे। वहां जो है आपका होता है कौन सा, कर्मधारय समास। अब देखो इस कर्मधारय समास के दो भेद होते हैं। नंबर एक होता है आपका विशेषण विशेष्य, पहला भेद। और दूसरा इसके अंतर्गत भेद होता है आपका उपमान उपमेय। ये इसके दो भेद होते हैं, एक होता है विशेषण विशेष्य और दूसरा होता है उपमान व उपमेय। दो भेद इसके अंतर्गत है। देखो विशेषण विशेष्य क्या होता है, जहां विशेषण और विशेष्य का मेल हो। शुरू में अपन पढ़ रहे हैं विशेषण और विशेष्य का, यानी जहां विशेषता बताई जाए वो तो कहलाएगा विशेषण, और जिसकी बताई जाए वो विशेष्य। इसका जहां मेल होता है वहां विशेषण विशेष्य समास होता है। दूसरा उपमान और उपमेय, जहां तुलना की जाए किसी वस्तु से, किसी के साथ जब तुलना करेंगे वो तो होगा उपमान, और जिसकी करेंगे वो क्या कहलाएगा, उपमेय। अब यहां इस विशेषण विशेष्य के मध्य में अपन जो है ना विकल्प से, इससे विकल्प से दोनों पदों में समान विभक्ति होने के कारण, क्या करने के कारण, दोनों पदों में समान विभक्ति होने के कारण विकल्प से क्या करेंगे, 400 इयम तत् को जोड़ सकते हैं। किसमें जोड़ सकते हैं, विकल्प से। किसके अंदर, विशेषण विशेष्य के मध्य बीच में 400 जोड़ सकते हैं, चयम या चय तत्। देखो चय तत् है वो जुड़ेगा नपुंसक में, 400 और चयम जो है वो जुड़ेगा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में। इसमें जुड़ेगा पुल्लिंग में, विकल्प है, जोड़ोगे तो भी ठीक है, नहीं जोड़ोगे तो भी ठीक है, यानी जोड़ सकते हो। 400 दोनों पद क्या होंगे, इसके अंतर्गत समान होंगे। इसमें क्या होंगे, दोनों पद समान। दूसरी बात इसमें क्या है कि जब भी हम इस समास का विग्रह करेंगे तो किसके आधार पे करेंगे, उत्तर पद के आधार पे। उत्तर पद कौन सा है, उसके आधार पे। यानी इस समास का, जैसे अपन कह सकते हैं इसका मतलब कर्मधारय समास का, तो इस समास का विग्रह उत्तर पद के आधार पर होता है। उत्तर पद की विभक्ति के अनुसार होता है, विभक्ति के अनुसार होता है। ठीक है, तो इस समास का जो अपन विग्रह करेंगे ना, वो उत्तर पद की जो विभक्ति है। उत्तर पद कौन सा है, दो पद आपको बताए थे, प्रत्येक समास में दो पद होते हैं। एक होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद, यानी पहले जो होगा वो पूर्व पद। तो इस समास के अंदर विग्रह हम किसके आधार पर करेंगे, इस उत्तर पद के आधार पर करेंगे।
इस उत्तर पद में विभक्ति जो होगी वो ही विभक्ति यहां अपन इसको पूर्व में लगानी है। अब जैसे मैं आपको शुरू में बता रहा था कि उत्तर पद यानी ये प्रथम विभक्ति में होता है, तो इसके साथ हमेशा प्रथम विभक्ति होगी। अब वो किसी भी लिंग की हो सकती है, पुल्लिंग की, स्त्रीलिंग की, नपुंसक की, वो अपने को देखनी है कि विभक्ति जो है वो किसकी जुड़ी हुई है। अगर पुल्लिंग की जुड़ी हुई है तो इसमें भी पुल्लिंग लगा देंगे, स्त्रीलिंग की जुड़ी हुई है तो क्या करेंगे, स्त्रीलिंग लगा देंगे, नपुंसक जुड़ी हुई है तो नपुंसक लिंग की लगा देंगे। अब इनके साथ अगर ये चाहे विकल्प से लिख सकते हैं, देखो विकल्प से, किससे, विकल्प से हम जोड़ सकते हैं। अगर विकल्प से आप नहीं जोड़ोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा सीधा आप उसका विग्रह कर सकते हो उत्तर पद के आधार पर, उत्तर पद की विभक्ति के आधार पे हम उसका कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से होता है आपका कर्मधारय समास। अब देखो इसके अपन कुछ एग्जाम्पल जो हैं, उदाहरण वो करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, दो भेद बताए ना आपको, कौन कौन सा, एक तो विशेषण और एक विशेष्य। जहां विशेषता बताई जाए, जहां विशेषण और विशेष्य का मेल होता है उसे हम कहते हैं विशेषण विशेष्य। तो जहां विशेषण विशेष्य होगा वहां पर आपका जो है वो कर्मधारय समास। दूसरा जो है वो उपमान और उपमेय के साथ हम उसको जोड़ेंगे। देखो जैसे मान लो, अब अपन बात करते हैं विशेषण विशेष्य कर्मधारय। पहला होगा विशेषण व विशेष्य, ये आपका जो है वो समास होगा। प्रथम समास जो है वो क्या कहलाएगा आपका, विशेषण व विशेष्य। ठीक है, विशेषण व विशेष्य समास होगा, वहां पर आपका जो है वो हो जाएगा कर्मधारय समास। तो विशेषण व विशेष्य, देखिए विशेषण व विशेष्य कर्मधारय समास में अपन करते हैं। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपका आ गया वीर पुरुष है, दूसरा जैसे आपका एग्जाम्पल आ गया उत्तम छात्र है, ठीक है। विशेषण व विशेष्य। दूसरा आपका उत्तम आ गया, उत्तम छात्र। तीसरा आ गया जैसे सुंदर बालिका, जैसे रम्य वाटिका, जैसे नील कमलम, जैसे पीतांबरम। इस प्रकार के ये आपके एग्जाम्पल आते हैं। ये हैं समस्त पद। कौन से पद हैं? समस्त पद। इनको जब अपने को करना है तो देखो दो पद आपको ढूंढना है। दो पद देखो, एक है वीर और दूसरा आपका क्या है? पुरुष। ठीक है। अब देखो विशेषण वीर, पूर्व पद और उत्तर पद पुरुष। अब इसका विग्रह किसके आधार पर होता है? इस उत्तर पद के आधार पर होता है, पुरुष। उसी प्रकार उत्तम विशेष्य, विशेषण छात्र विशेष्य, सुंदर विशेषण बालिका विशेष्य, रम्य विशेषण वाटिका विशेष्य, नील पूर्व पद विशेषण, कमल विशेष्य, पीत इसको अलग करेंगे। देखो दीर्घ संधि है, ए और आ जुड़ करके आ, पीत प्लस अंबर, तो पीत विशेषण और अंबर क्या होगा? विशेष्य। ये इस प्रकार से होगा। जब इसका हमें विग्रह करना है, समास विग्रह, तो हमेशा किसके आधार पे करना है? उत्तर पद के आधार पे करना है। उत्तर पद के आधार पर। उत्तर पद में विभक्ति जो है वो ही विभक्ति आपको
पूर्व में। अब ये दोनों पद समान लिंग के हैं, ध्यान रखना। इस समास के अंतर्गत दोनों पद जो हैं वो कैसे होते हैं, समान लिंग के होते हैं। समान लिंग के होते हैं तो दोनों पद समान लिंग के हैं। देखो वीर और पुरुष, पुरुष की विशेषता बता रहा है कि वीर है। छात्र, छात्र की विशेषता बता रहा है क्या है, उत्तम है। बालिका की विशेषता बता रहा है कैसी है, सुंदर है। वाटिका की विशेषता बता रहा है कैसी है, रमणीय यानी रम्य, सुंदर है। कमल की विशेषता बता रहा है कैसा है, नीला है। और अंबर यानी वस्त्र, वस्त्र की विशेषता बता रहा है कैसा है, पीला है। अगर ये होता है अंबर है तो फिर ये दूसरे समास में परिवर्तित हो जाएगा। अंबरम है, यहां केवल विशेषता बता रहा है। अगर अंबर होता, पीला है वस्त्र जिसका वह है, तो फिर ये अन्य पुरुष, अन्य समास में चला जाता। अब इसका अपने को क्या करना है, समास विग्रह करना है। समास विग्रह करना है तो उत्तर पद में करना है। उत्तर पद के आधार पे, उत्तर पद में देखो प्रथम विभक्ति लगी हुई मिलेगी, क्योंकि कर्मधारय समास जो है वो तत्पुरुष समास की प्रथम विभक्ति के अंतर्गत आता है। इसलिए समानाधिकरण तत्पुरुष भी इसको हम कहते हैं, शुरू में जैसे अपन पढ़ा था। अब ये पुरुष है, इसके साथ क्या लगा हुआ देखो, विसर्ग। तो इसको जब अपन करेंगे तो वीर के साथ भी क्या लगाओगे, विसर्ग लगाओगे। तो क्या बन जाएगा, वीर है पुरुष है इति, ये इसके अंतर्गत बनेगा। वीर है पुरुष है इति, ये इसकी विग्रह हो जाएगा, यानी दोनों। अब विकल्प से अपन बीच में यहाँ पे 400 भी लगा सकते हैं, लेकिन नहीं लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा अपन करेंगे। दूसरा देखो उत्तम, ये विशेषण है तो, और छात्र, छात्र में विसर्ग है तो उत्तम के साथ भी अपने को क्या करनी है, समान विभक्ति लगानी है। तो उत्तम है छात्र है इति। इस प्रकार से ये विग्रह इसमें बनता है। सुंदर बालिका, अब देखो बालिका के अंत में जुड़ा हुआ है आ, प्रथम विभक्ति है, तो सुंदर में भी प्रथम विभक्ति लग जाएगी। क्या हो जाएगा, सुंदरा बालिका। इस प्रकार से ये आपका बन जाएगा। बालिका की विशेषता बता रहा है सुंदरा। अब देखो वाटिका में आ जुड़ा हुआ है तो क्या बनेगा, रम्या। रम्य के साथ फिर समान विभक्ति लगानी है, तो उत्तर पद के आधार पर विभक्ति लगाएंगे। रम्या वाटिका इति। फिर देखो नील कमलम है। अब देखो यहां कमलम में प्रथम विभक्ति किस लिंग की है, नपुंसकी। तो नील भी क्या है, नपुंसक है, समान होता है ना। तो क्या बनेगा, नीलम कमलम इति। फिर देखो पीतांबर है तो पीत, तो पीत में भी नपुंसक लगा दो, पीतम अंबरम इति, यानी पीला वस्त्र है जिसका वह। तो इस प्रकार से ये जो है आप समास, समस्त पदों का समास विग्रह कर सकते हो उत्तर पद की विभक्ति के आधार पर। किसके आधार पर, उत्तर पद की विभक्ति के आधार पर हम इसका विग्रह कर सकते हैं। अगर मान लो जैसे विग्रह आ गया, तो विग्रह आ गया तो दोनों पदों में कैसी विभक्ति लगी हुई मिलेगी, समान। दोनों पदों में कैसी विभक्ति जुड़ी हुई मिलेगी, समान विभक्ति जो है वो जुड़ी हुई मिलेगी। जैसे ही मान लीजिए समान विभक्ति जुड़ी हुई है, वहां पर आपका जो है वो हो जाएगा कौन सा समास, कर्मधारय समास। ठीक है, जैसे समान विभक्ति। अब मान लो विग्रह आ गया, जैसे आपका विग्रह आ गया, क्या आ गया, विग्रह जैसे मान लो आपका आ गया, कृष्ण है काक है। जैसे आपका विग्रह जो है वो आ गया, कृष्ण है काक है। मान लो आपका विग्रह है, जैसे विग्रह पद की अपन बात करें तो पहला आपका है कृष्ण है काक है इति। ठीक है, तो कृष्ण है काक है इति, दोनों में देखो समान विभक्ति है, विसर्ग और विसर्ग दोनों प्रथम विभक्ति में एक ही लिंग के अंतर्गत आते हैं। तो कृष्ण है काक है इति। दूसरा जैसे अपन बात करें तो वृद्धा
दासी इति। ठीक है ना, वृद्धा दासी इति। तो दूसरा अपना जैसे वृद्धा दासी इति। तीसरा जैसे उन्नत है वृक्ष है। चौथा जैसे मान लो आपके पास एग्जाम्पल है, वो आ गया नीलम उत्पल्लम इति। क्या गया? नीलम उत्पल्लम इति। और जैसे पांचवा आपके पास आ गया रक्तम कमलम इति। इस प्रकार के ये आपके एग्जाम्पल होते हैं। अब इसमें देखो समान विभक्ति है, कृष्ण है, काक है, सबके अंदर कैसी विभक्ति है? समान विभक्ति। जब इसको अपने को समस्त पद करना है तो क्या करना है? पूर्व पद की जो विभक्ति है ना, वो आपको हटानी है। जैसे यहाँ विसर्ग प्रथमा विभक्ति ये हटेगी, यहाँ पे आ हटेगा, यहाँ पे विसर्ग हटेगा, यहाँ पे मैं हटेगा, यहाँ पे मैं हटेगा, और फिर ये इति जो है ये हटेगा और जुड़ जाएगा। सिंपल सा बात है। देखो कृष्ण का आपको विसर्ग हटा दो तो क्या बनेगा? कृष्ण, और काक है इसमें जोड़ दो। कवि की यहाँ विशेषता बता रहा है कि कृष्ण यानी काला कौवा। तो ये तो हो गया विशेषण और ये हो गया विशेष्य। दूसरा अपन करते हैं वृद्धा, तो क्या बन जाएगा? वृद्ध दासी। दोनों पद स्त्रीलिंग है। देखो ये स्त्रीलिंग प्रथमा है, ये भी स्त्रीलिंग प्रथमा है। तो वृद्ध दासी यानी वृद्ध दासी, बूढ़ी दादी। ठीक है ना, तो दासी दादी की विशेषता बता रहा है, कैसी है? वृद्ध। उन्नत वृक्ष, तो क्या बन जाएगा? उन्नत वृक्ष। ठीक है ना, तो उन्नत वृक्ष। उन्नत क्या है? विशेषण, और वृक्ष विशेष्य। नीलोत्पल्लम, नील, तो क्या बनेगा? देखो नील, संधि बनेगी, गुण ए और ऊ जुड़ करके ओ, तो नीलोत्पल्लम। उत्पल होता है कमल, कमल की विशेषता बता रहा है, कैसा है? नीला कमल। और रक्त कमलम, रक्त कमलम, रक्त कमलम, रक्त यानी लाल कमल। तो इस प्रकार से बनता है आपका पहला विशेष्य और विशेषण कर्मधारय समास। कौन सा बनता है? विशेष्य विशेषण कर्मधारय समास। अब देखो अपना दूसरा जो समास आता है वो आता है उपमान उपमेय कर्मधारय। ये इसका दूसरा भेद है कर्मधारय समास का। कौन सा? उपमान और उपमेय कर्मधारय समास। देखो इसके अंतर्गत क्या आता है कि उपमान, तुलना करेंगे हम। क्या करेंगे? तुलना। जैसे ही हम तुलना करेंगे वहां पर हो जाएगा उपमान उपमेय कर्मधारय समास। तो तुलना जहां होती है ना, वहां पर आपका उपमान उपमेय कर्मधारय समास होता है। देखो अब प्रथम पद उपमान है और दूसरा पद उपमेय है। इन दोनों के साथ हम बात कर रहे थे, क्या जोड़ेंगे? इव या इव, योजक शब्द है। अब देखो ये उपमान उपमेय जो कर्मधारय समास है, इसके भी दो भेद हो जाते हैं। कौन कौन से दो भेद होते हैं? एक आपका होता है पूर्वोपमान, और एक होता है उत्तरोपमान। ये दो भेद इसके अंतर्गत होते हैं। कौन कौन से? एक होता है पूर्वोपमान और एक होता है उत्तरोपमान। देखो पूर्वोपमान और उत्तरोपमान, अगर पूर्व पद उपमान है, कौन सा पद? पूर्व पद। पूर्व पद अगर उपमान है तो वो कहलाता है पूर्वोपमान, और उत्तर पद अगर उपमान है, जैसे उपमेय की जगह उपमान आ गया, उपमेय पहले आ गया, उपमान बाद में आ गया, ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें कि पहले बाद में नहीं हो सकते। तो उपमेय जो है वो अगर पहले है और उपमान बाद में है तो वो कहलाएगा उत्तरोपमान, और पहले उपमान है तो वो कहलाएगा पूर्वोपमान। तो इस प्रकार के इसके अंतर्गत
अब अपन पढ़ते हैं उपमान उपमेय का प्रथम जो भेद है आपका कौन सा है? पूर्वोपमान। पूर्वोपमान कर्मधारय। देखिए पूर्वोपमान कर्मधारय समास में क्या होगा कि पूर्व पद में उपमान होगा। किसमें होगा? पूर्व पद के अंतर्गत क्या आ जाएगा? उपमान। जैसे ही पूर्व पद में उपमान होगा वो क्या करेगा? पूर्वोपमान कर्मधारय समास। जैसे इसके एग्जाम्पल होते हैं आपका घनश्याम, जैसे आपका एग्जाम्पल होता है चंद्रोज्ज्वला, जैसे दुग्ध धवलम, दुग्ध धवलम। और जैसे होता है आपका चंद्रमुखम, क्या होता है? चंद्रमुखम। तो इस प्रकार के आपके जो है वो एग्जाम्पल होते हैं। जैसे घनश्याम, अब इनके अंदर घन ये है उपमान और श्याम क्या है? उपमेय। यहां चंद्र उपमान है, उज्ज्वला क्या है? उपमेय। देखो संधि बनी हुई है गुण। दुग्ध क्या है? उपमान है। ध्वल क्या है? उपमेय। चंद्र क्या है? उपमान। मुख क्या है? उपमेय। तुलना कर रहा है, ठीक है ना। घन होता है बादल, श्याम यानी काला। उत्तर पद के आधार पे हम इसका विग्रह करेंगे। साथ में अपन एक योजक शब्द है कौन सा? इव, उसको इसमें जोड़ेंगे। जैसे ही हम इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा? देखो घन है, इव श्याम है, इति। घन होता है बादल, तो क्या कह रहा है? देखो कि बादल जैसा काला। दूसरा देखो चंद्रोज्ज्वला, अलग अलग कर लो, एक चंद्र एक उज्ज्वल, तो लिखो चंद्र है इव उज्ज्वला इति। किसके जैसा? चंद्रमा के जैसा उज्ज्वल। जैसे तीसरा करो दुग्ध धवलम, तो क्या बनेगा? देखो दुग्धम, क्योंकि उत्तर पद में मैं है ना नपुंसक, दुग्धम इव धवलम इति। क्या कह रहा है कि दूध जैसा सफेद, धवल धोला। फिर चंद्रमुखम, तो क्या बनेगा? देखो चंद्र है इव मुखम इति। चंद्रमा के जैसा मुख। उसी प्रकार जैसे मान लो इसमें विग्रह आ गया। विग्रह आ गया, क्या आ गया? देखो कज्जलम इव मलिनम, ये जैसे आपका विग्रह आ गया। देखो कज्जल होता है काजल, मलिन होता है मैला। किसके जैसा मैला बता रहा है? काजल इव यानी जैसा, मलिनम यानी मैला। तो काजल जैसा मैला, तो कज्जलम इव मलिनम। जब इसका हम क्या करेंगे? समस्त पद करेंगे तो ये इव हटेगा, इसकी विभक्ति हटेगी, तो क्या बचेगा? कज्जल मलिनम। ये इसमें रूप बनेगा कज्जल मलिनम, यानी काजल जैसा मलिन। इसी प्रकार इसका जो दूसरा आपका एग्जाम्पल होता है वो होता है उत्तरोपमान कर्मधारय। ठीक है, कौन सा होता है? उत्तरोपमान कर्मधारय। इस उत्तरोपमान कर्मधारय में क्या होगा? ये उत्तर पद उपमान होगा। उत्तर पद क्या होगा? उपमान। वहां उत्तर उपमान होता है। जैसे उदाहरण देखो, पुरुष सिंह है,
दूसरा पुरुष सिंह है, दूसरा जैसे पुरुष व्याख्या, इस प्रकार का इसमें जो है वो बनता है। अब इसको जब अपन विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, देखो पुरुष सिंह है, पुरुष किसके जैसा, शेर जैसा। तो यहां जो ये सिंह है ना, ये क्या है, उपमान है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो पुरुष है, सिंह है, इव, इस प्रकार से अपन लिखेंगे। क्या बन जाएगा, पुरुष है, सिंह है, इव, यानी पुरुष सिंह जैसा। किसके जैसा, पुरुष जो है वो किसके जैसा। अगर मान लो इसी के साथ अपन योजक शब्द बनाएंगे, जोड़े एव को, तो क्या बन जाएगा, ये पुरुष है, एव सिंह है। अब यहां क्या कह रहा है, देखो कि जो पुरुष ही सिंह है यानी पुरुष ही शेर है, और यहां कह रहा है पुरुष शेर जैसा, यहां तो तुलना कर रहा है, और यहां उसके जैसा यानी पुरुष ही शेर है। उसी प्रकार इसको करेंगे तो क्या बनेगा, देखो पुरुष है, व्याघ्र है, इव। यहां भी कह रहा है देखो कि पुरुष जो है वो बाघ जैसा, पुरुष बाघ जैसा। अगर मान लो एव लगाएंगे तो क्या होगा, पुरुष एव व्याघ्र, तो क्या कहेगा, पुरुष ही बाघ है। अगर मान लो विग्रह पद आ जाए, जैसे देखो विग्रह पद आ गया, पुरुष है, नाग है, पुरुष है, इव नाग है, ठीक है। या यहां लिख देते हैं अपन नर व्याघ्र है, तो नर यानी मनुष्य जो है वो बाघ जैसा, यहां लिख दे नर इव नाग है यानी नर नाग जैसा। तो इसका जब अपन करेंगे, क्या करेंगे, समस्त पद, तो ये पुरुष इव हटेगा, ये विभक्ति हटेगी, तो क्या बन जाएगा, देखो सीधा इति हट जाएगा, सीधा बन जाएगा पुरुष नाग है, पुरुष नाग जैसा, पुरुष किसके जैसा, नाग जैसा। इसी प्रकार से ये आपका होता है कौन सा समास, कर्मधारय समास। कौन सा समास कहलाएगा, ये कर्मधारय समास जो है वो कहलाएगा। इसी प्रकार जैसे अपना एक एग्जाम्पल और आता है, धारय समास है वो चलता है, बनता है, ठीक है। योजक शब्द होंगे हमेशा, तो इव वो आपको जोड़ना है, वो किसके साथ जोड़ना है, उपमान के साथ। जहां तुलना की जाए, उपमा की जाए, उपमा दी जाए दूसरे की जैसे, वहां पर आपका जो है वो कर्मधारय समास होता है, ठीक है।